सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है जो कि आपके सीटेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पे आ चुका है। सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं और आपके एग्जाम में आने की भी संभावना है। तो चलिए यहाँ पे किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती दी गई थी? अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर, एन के बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा। तो किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को जो है मजबूती मिली थी? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो चिपको आंदोलन की, तो चिपको आंदोलन था क्या? यह मुख्य रूप से वन संरक्षण एक क्या था? एक तरीके का वन संरक्षण आंदोलन था। कैसा आंदोलन था दोस्तों? वन संरक्षण, वन को बचाने का एक तरीके का क्या था? वन संरक्षण आंदोलन था। और बात करें तो यह 1970 में पेड़ों की रक्षा के उद्देश्य से शुरू किया गया था। 1970 में इसकी शुरुआत जो है 1970 में हुई थी। यह उत्तरी हिमालय खंड यानी उत्तराखंड में शुरू हुआ था। कहाँ दोस्तों? अगर बात करें तो उत्तराखंड में ही इसका शुरुआत जो है उत्तराखंड से हुआ था। और बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा जो थे दोस्तों, चिपको आंदोलन को मजबूती किसके नेतृत्व में मिली थी? सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा थे क्या? तो सुंदरलाल बहुगुणा एक प्रमुख पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के सदस्य थे। तो दोस्तों उस समय हुआ क्या था? तो पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने पेड़ों से चिपक के उसकी रक्षा की ताकि पेड़ जो है बच सके। तो इसी को दोस्तों चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। और किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे अमृता देवी बिश्नोई की, तो बिश्नोई आंदोलन जो था वो अमृता देवी बिश्नोई से संबंधित है, बिश्नोई आंदोलन। और मेधा पाटकर जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे, और इस प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है। इसे पूछा गया है कि यदि हम पक्षियों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अक्सर अपनी गर्दन को हिलाते रहते हैं। यह इसका कारण क्या है? उनके कान ढके हुए हैं और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों की दो आंखें होती हैं, उनकी आंखें एक समय में दो अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। अधिकांश पक्षियों में आंखें स्थिर होती हैं और वे हिल नहीं सकती। बिल्कुल दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा आपको बताना चाहूंगा कि अधिकांश पक्षियों की जो आंखें होती हैं सिर के दोनों ओर होती हैं। पक्षियों की आंखें एक समय में दो अलग अलग चीजों पर ध्यान केंद्रित जो है वो कर सकती हैं। और यहाँ बता दें कि अधिकांश पक्षियों में आंखें जो होती हैं स्थिर होती हैं। आंखें जो होती हैं क्या होती हैं? स्थिर होती हैं और वे हिल नहीं सकती। इस कारण वे अपने गर्दन को अधिक से अधिक हिलाते हैं चीजों को देखने के लिए। चलिए अगले प्रश्न में। सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं, वीडियो को शेयर जरूर करिए दोस्तों ताकि आपके साथ साथ आपके जो मित्र हैं उनको भी इसका फायदा हो सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जहां तक हम देख सकते हैं कुछ पक्षी हमसे 4 गुना, कितना? 4 गुना अधिक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन से हैं? ऑप्शन दे रखा है कि कौवे, चील, कोकिला, बाज, कबूतर, तोते, चील, बाज, गिद्ध, कबूतर, कौवे, मोर। तो जहां तक हम देख सकते हैं उनकी दृष्टि जो होती है हमसे 4 गुना अधिक होती है। तो बात करें तो अलग अलग पक्षियों की अलग अलग तरह की दृष्टि होती है और उनकी दृष्टि का प्रकार उनके भोजन के स्रोत पर डिपेंड करता है या निर्भर करता है। तो यहाँ पे कुछ पक्षी होते हैं एक नेत्री होते हैं और कुछ पक्षी जो होते हैं दो नेत्र वाले होते हैं। एक नेत्र वाले जिन पक्षियों के सिर के किनारे पर आंखें होती हैं उनके पास एक विस्तृत दृश्य क्षेत्र होता है, यह शिकार का पता लगाने के लिए उपयोगी होता है। ऐसे पक्षी एक समय में दो अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और जब वे सीधे आगे देखते हैं तो उनकी दोनों आंखें एक ही वस्तु पर जो है वो केंद्रित होती हैं, जैसे चील, बाज और गिद्ध। दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे इस प्रश्न का भी राइट जवाब क्या होगा? चील, बाज और गिद्ध ये सभी क्या होते हैं? एक नेत्रीय दृष्टि वाले होते हैं जो कि मनुष्य से 4 गुना अधिक दूर की चीजों को देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब इस प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि जो जानवर रात में जागते हैं वे वस्तुओं को डैश देख सकते हैं। बिल्कुल सभी रंगों में, केवल काले और सफेद रंगों में, केवल हरे रंग में, केवल लाल रंग में। तो जो जानवर रात में जागते हैं अर्थात रात के चर होते हैं वे केवल काले और सफेद चीजों को, काले और सफेद रंग में ही चीजों को देख सकते हैं। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। तो कुछ जानवरों के दौरान रात के दौरान सक्रिय होते हैं और कुछ जो जानवर होते हैं वो दिन के दौरान सक्रिय होते हैं। तो जो रात में सक्रिय होते हैं उन्हें निशाचर जानवर के रूप में जाना जाता है। जो जानवर रेगिस्तान में रहते हैं वे आमतौर पर दिन के दौरान तीव्र गर्मी या ज़्यादा गर्मी की वजह से बचने के लिए निशाचर हो जाते हैं। ठीक है, तो जो जानवर रात में जागते हैं वे केवल काले और सफ़ेद में ही चीज़ों को देख पाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट दोस्तों
अब इस प्रश्न में पूछा गया है कि एक बगुला अक्सर भैंस की पीठ पर देखा जाता है। एक बगुला अगर अक्सर आप भी देखे होंगे दोस्तों कि भैंस की पीठ पे जो है बैठा रहता है, कहीं पे अगर भैंस चढ़ती रहती है या खेत हुआ कहीं पे, तो उस पे एक बगुला आके अक्सर बैठ जाता है। इसका कारण क्या होता है? वह भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, थोड़ी देर उड़ने के बाद वह आराम करता है, वह भैंस की पीठ पर परजीवियों को खाता है, वह घास में मौजूद कीड़ों को खाता है। तो यहाँ पे बात करें तो भैंस की पीठ पर बगुले को अक्सर परजीवी खाते हुए देखा होगा। वे मक्खियों और अन्य काटने वाले जीवों को खाते हैं जो मवेशियों के लिए हानिकारक जीव हैं। तो यह एक प्रकार का पारस्परिक संबंध है जिसमें दोनों साझेदारों को फायदा होता है। तो कह सकते हैं कि वह भैंसों के पीठ पर बैठे परजीवियों को खाता है, जिससे भैंस की क्या होती है, रक्षा होती है और बगुले को भोजन मिल जाता है, खाने के लिए कीड़े मिल जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जड़ों का कार्य नहीं है? इसमें से जड़ों का कौन सा कार्य नहीं है? पौधों को जकड़ना, पौधों का अवशोषण करना, पानी का अवशोषण करना, खनिज लवण का अवशोषण करना या स्टार्च को बनाना। तो पौधों की जो जड़ें होती हैं, तो जड़ें पौधे के भूमिगत हिस्से में पाई जाती हैं, जो पौधे को मिट्टी से क्या करती हैं, जकड़े रहती है। जैसे दोस्तों यहाँ पे जैसे हम बात करें तो जड़ों की, तो जड़ें क्या होती हैं, मिट्टी के अंदर पाई जाती हैं, जो पौधों को मिट्टी से क्या करती हैं, बांधे जाती हैं, जकड़े रहती हैं। तो कुछ प्राथमिक जड़ें होती हैं और कुछ द्वितीयक जड़ें होती हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो यह मूलांकर के बाहर बढ़ती है, और मूलांकर एक भ्रूण अंग है जो बीज के बीजपत्र में मौजूद होता है। तो मिट्टी से पानी और खनिजों का अवशोषण करने का काम जो होता है वो जड़ का होता है। पौधों को जकड़ना बिल्कुल सही काम है, जड़ का ही काम होता है। पौधों के लिए पानी का अवशोषण करना और खनिजों का अवशोषण करना, पादपों के भागों को उचित स्थिरता प्रदान करना और पादपों के विकास नियमकों का क्या करना, संश्लेषण करना। तो स्टार्च संश्लेषण जो है जल का कार्य नहीं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे खनिज लवणों का अवशोषण करना या पानी का अवशोषण करना, पौधों को जकड़ना इत्यादि काम जो है जड़ों का है, लेकिन स्टार्च बनाना जो है ये काम जड़ों का नहीं है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पे, इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके सुनने की क्षमता इतनी तेज है कि वह पत्तों की सरसराहट और घास पर चलने वाले जानवरों की आवाज के बीच अंतर कर सकती है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है कि किसकी, ऐसा कौन सा जानवर है या जीव है जिसकी सुनने की इतनी तीव्र क्षमता होती है कि वो पत्तों की सरसराहट और घास पर जानवरों के चलने तक की आवाज में अंतर। तो बात करें तो जानवरों की अलग अलग इंद्रियां होती है, प्रत्येक जानवर की अपनी अलग अलग इंद्रियां होती हैं। पशु जगत अद्भुत इंद्रियों के उदाहरण से भरा हुआ है। तो वहीं अगर हम बात करें कि यहाँ पे जिसकी क्षमता इतनी तेज होती है वो पत्तों पर सरसराहट, तो बाघ होता है जो कि क्या करता है दोस्तों कि बाघ जो है रात में हमारे से अधिकांश लोगों की तुलना में 6 गुना बेहतर चीजों को देख सकता है, और बाघ की मूछें बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है और वह हवा में हलचल या कंपन को भी महसूस जो है कर लेता है। बाघ के सुनने की क्षमता जो है इतनी तेज होती है कि वह पत्तों की सरसराहट और घास पर किसी जानवर के हिलने डुलने की आवाज में अंतर कर सकता है या फर्क कर सकता है। बाघ के कान अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं और इससे चारों ओर से आने वाले आवाजों को पकड़ने में मदद मिलती है। और बात करें तो बाघ अपने क्षेत्र के अपने मूत्र से चिन्हित करते हैं। एक बाघ को मूत्र की गंध से तुरंत पता चल जाता है कि उसके क्षेत्र में कोई दूसरा बाघ है या नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो प्रश्न है उसका राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए अगले प्रश्न में दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन से एक बरगद वृक्ष की जड़ों की विशेषता नहीं है? इसमें से बरगद के वृक्ष की विशेषताएं दी गई हैं और इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सी बरगद के वृक्ष की जो जड़ों की विशेषता है वो नहीं है। जड़ें वृक्षों को खंभों की तरह सहारा देती हैं। बरगद की जो जड़ें होती है दोस्तों, पौधों में विभिन्न प्रकार की जो जड़ें पाई जाती हैं, तो कोई भोजन जमा करता है, तो कोई सांस लेता है, तो कोई शाखा से लटकी रहती है। सभी जड़ें भूमिगत नहीं होती, कुछ जड़ें जो होती है भूमि के बाहर भी पाई जाती हैं। तो बरगद के वृक्ष की जड़ों के बारे में जान लीजिए कि बरगद के वृक्ष के 3 तरह की जड़ें होती हैं। बरगद के वृक्षों की हवाई जड़ें होती हैं जो शाखाओं से लटकी होती हैं, और ये जड़ें मोटी लकड़ी के तनों में परिपक्व होती हैं जिन्हें प्रोप्ट रूप कहा जाता है। प्रोप्ट रूप आयु के साथ प्राथमिक तने से अप्रभेद हो सकते हैं किसी भी अन्य वृक्ष की तरह। इसके अलावा बरगद के वृक्ष की जड़ें जो है गहरी होती हैं। एक बरगद के वृक्ष को क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष जो है वो माना जाता है। यह भारत का
राष्ट्रीय वृक्ष भी है। तो जड़ें जो होती हैं भूमि शाखाओं से लटकी होती हैं, जड़ें भूमिगत होती हैं, जड़ें भोजन संचित करने का काम करती हैं। ठीक है, यही नहीं, ठीक है, जड़ें जो हैं भोजन संचित करने का काम करती हैं, ये नहीं काम करती हैं, बाकी सभी काम जो है जड़ों का होता है। जड़ें वृक्षों को खंभों की तरह सहारा देती हैं, जड़ें शाखाओं से लटकी होती हैं, जड़ें भूमिगत होती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। इस प्रश्न में पूछा गया कि रेगिस्तान ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। कथन एक है कि रेगिस्तान ओक एक वृक्ष है जो लगभग हमारी कक्षाओं जितना अर्थात लगभग 4 मीटर जो है लंबा होता है। बी है कि इस वृक्ष की जड़ें उसकी ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहराई तक भूमि में नीचे जाती हैं जब तक कि यह पानी तक न पहुंच जाए। वहीं कथन सी है कि इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है। और कथन डी है कि यह वृक्ष जो है आबू धाबी में पाया जाता है। तो इसमें से आपको सही कथन का चुनाव करना है। तो बता दें आप सभी को, रेगिस्तान ओके एक वृक्ष है जो कि रेगिस्तान ओके क्या है कि वृक्ष है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और बंजर क्षेत्रों में पाया जाता है और यह लगभग जो है 10 फीट लंबा होता है। कितना दोस्तों? 10 फीट जो है इसकी लंबाई जो होती है 10 फीट होती है और यह बहुत कम पत्तियों वाले होते हैं और इसकी जड़ें जो होती है पानी की तलाश में बहुत ही गहराई तक चली जाती हैं और यह पानी जो है वृक्ष के तनों में एकत्रित हो जाता है और इस पानी को पीने के लिए स्थानीय लोग जो हैं पतली पाइप का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों चलते हैं, अब कथन देखते हैं कि रेगिस्तान ओके एक वृक्ष है जो लगभग हमारी कक्षाओं जितना लगभग 4 मीटर लंबा होता है। बिल्कुल सही है। इस वृक्ष की जड़ें इसकी ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहराई तक जाते हैं जब तक उन्हें पानी नहीं मिल जाता है। बिल्कुल, डी कथन भी सही है। इस वृक्ष के तने में पानी जो है एकत्रित होता है, ये भी सही है। और वहीं अगर हम बात करें तो यह वृक्ष जो है आबू धाबी में पाया जाता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये वृक्ष जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इसका कथन दोस्तों ए, बी और सी जो है सही है। चलिए अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है। कथन एक है कि हाथी अधिक आराम नहीं करते हैं, वे केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। वहीं दूसरा कथन है कि एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और टहनियों को खा जाता है। चलिए कथन सी दे रखा है कि उन्हें कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है, कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा रखता है। बिल्कुल। डी जो है कि हाथी के झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी जो है सब कुछ तय करती है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि हाथी क्या होती है। हाथी पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। यह झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। इसके एक झुंड होता है दोस्तों जिसमें 10 से 12 की संख्या होती है, उसमें मादा हाथी और बच्चे सम्मिलित होते हैं और यह मुख्य रूप से मादा हाथी और बच्चे का जो है समूह होता है। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता है। ये 14 या 15 वर्ष या 15 साल की उम्र में झुंड को छोड़ के चले जाते हैं। एक वयस्क हाथी की बात करें तो एक दिन में 100 किलोग्राम जो है पत्तियां और टहनियां जो है वो खाता है। देखिए दोस्तों यहाँ बात की जाए एक वयस्क हाथी जो एक दिन में 200 नहीं बल्कि सिर्फ 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और टहनियां जो है वो खाता है। 3 महीने के हाथी के बच्चे की अगर बात करें उसके वजन की तो 200 किलोग्राम उसका वजन होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों कथन की बात करें तो हाथी अधिक आराम नहीं करता है, केवल 2 से 4 घंटे ही वो सोता है। और बता दें कि एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 नहीं बल्कि 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां टहनियां खाता है। उसे कीचड़ और पानी में खेलना पसंद होता है, कीचड़ उसकी त्वचा को ठंड पहुंचाता है। तो आपका ए सही हुआ, सी सही हुआ और डी हाथी के झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी जो होती है सब कुछ उसका नेतृत्व करती है। ठीक है, बिल्कुल ए, सी और डी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने और इस प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि सांपों के बारे में सही कथन का चयन करना। यहाँ पे कथन एक दिया है कि हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले जो है सांप पाए जाते हैं। कोबरा सांपों की एक जहरीली किस्म है। एक जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं जिसके माध्यम से जहर सांप के काटने पर किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। और डी है कि सर्पदंश की जो दवा है सांप के जहर से बनाई जाती है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है वो कथन यहाँ पे सही है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे हम जान लेते हैं कि हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जो है सांप पाए जाते हैं। हमारे देश में बात करें तो हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जो है सांप पाए जाते हैं। कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल और
अफाई होता है, ठीक है। ये सांप के दो खोखले दांत होते हैं। सांप के दोस्तों दो खोखले, देखिए यहाँ बात की जा रही है ना कि इस शरीर सांप के चार खोखले दांत नहीं होते, बल्कि सांप के केवल दो खोखले दांत होते हैं। और जब यह काटता है तो जहर जो है माध्यम से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। सांप के काटने की दवा जो है सांप के जहर से बनाई जाती है। अजगर एक जहरीला सांप नहीं है। और बात करें तो यहाँ पे दोस्तों बता दें कि सर्पदंश की जो दवा है सांप के जहर से बनाई जाती है। तो यहाँ पे ए सी, देखिए ए बी और डी जो कथन है ये सही है। इस प्रश्न का राइट जवाब ए बी और डी, प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए यहाँ पे हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि यह देखा गया है कि पाचन प्रक्रिया जो है किस कारण बाहर की तुलना में आमाशय के अंदर तेजी से होती है। जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो आमाशय, देखिए बाहर की तुलना में आमाशय के अंदर जो है बहुत ही तेजी के साथ होती है। तो आमाशय के अंदर जो है पाचन रस अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। भोजन की उपस्थिति में आमाशय में उत्पादित पाचन रसों की मात्रा बहुत अधिक होती है। पाचन रस को जब आमाशय के बाहर रखा जाता है तो यह निष्क्रिय हो जाता है। भोजन का आमाशय में मंथन होता है, जिससे तीव्र किण्वन क्रिया के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाता है। तो आमाशय होता क्या, आमाशय एक पेशीय खोखला अंग है। आमाशय भोजन को 4 से 5 घंटे तक जो है वो स्टोर करता है। आमाशय में मौजूद प्रमुख एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। बात करें यहाँ पे तो जब भोजन का मंथन किया जाता है तो उसके सतह का जो क्षेत्रफल है या क्षेत्र है वो बढ़ जाता है, जिस पर पाचन एंजाइम जो है कार्य करते हैं और पाचन को सुगम बनाते हैं। बिल्कुल, तो आमाशय में पाचन तेजी से होता है क्योंकि पेट में भोजन का मंथन किया था, जिससे एंजाइम की त्वरित क्रिया के लिए सतह क्षेत्रफल में क्या होती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है बढ़ जाता है। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि घटपड़ी एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों और यहाँ तक कि चूहों को भी फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, उड़ीसा। तो बात करें यहाँ पे बात की जा रही है कि घटपड़ी पौधे की। तो घटपड़ी पौधा क्या होता है जान लीजिए। यह एक ऐसा पौधा है कि जो मेढक, कीड़े यहाँ तक कि चूहों को भी फंसा के खा जाता है। और यह भारत में मेघालय, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है। और इसका जो आकार होता है घड़े के जैसा होता है और मुंह जो होता है इसका पत्ते से ढका होता है। यह एक विशेष प्रकार की गंध निकालता है, जिससे जो कीड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे वे फंस जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो दोस्तों हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब है। अगला प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये पंखुड़ियों के अंदर एक फूल के बीच में हम एक पतली चूड़िमा संरचना मिलती है। ऐसी संरचना मिलती है, एक पतली चूड़िमा जो है उस संरचना मिलती है, जिसे डैश कहा जाता है। परागकोश, पराग, मूलांकुर या वर्तिकाग्र। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? फूल पौधों की प्रजनन इकाई है। यह यौन प्रजनन के लिए फूल में आवश्यक और गैर आवश्यक जो है भंवर हो सकते हैं। बात करें यहाँ पे तो इस प्रकार पंखुड़ियों के अंदर एक फूल के बीच में हम एक पतली पाउडर संरचना पाए थे, जिसे पराग कहते हैं दोस्तों। पराग होता क्या है? बीज पौधों के नर युग्म को पराग कहलाते हैं। पराग कणों के सूक्ष्म कण जो है पराग कण कहलाते हैं। पराग कणों के माइक्रोस्कोपी में परागण मौजूद होते हैं और इसी के कारण जो है दोस्तों एक पतली संरचना होती है, जिसे पंखुड़ियों के अंदर एक फूल के बीच में हमें एक पतली संरचना, चूड़िमा जैसी संरचना आपको दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? उसे पराग के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र जंतु का आगे का जो दांत है जीवन भर बढ़ता रहता है और उसे बढ़ने से रोकने के लिए वह जो है चीजों को हमेशा जो है कुतरती रहती है, काटती रहती है। तो यहाँ पे बिल्ली, गिलहरी, सांप या बाघ। तो कौन होता है? गिलहरी होती है, जो अपने दांत को बढ़ने से रोकने के लिए जो अपने हर चीजों को कुतरती रहती है। गिलहरी के सामने के दांत जो है जीवन भर बढ़ते रहते हैं और दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने हेतु वह चीजों को कुतरती रहती है। वही अगर हम बात करें चूहा का, तो चूहे के कृदंत जीवन भर बढ़ते हैं, जो बढ़ने और वक्र होते रहते हैं। दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने हेतु उसी चीजों को कुतरते रहना पड़ता है। तो चूहा भी जो होता है दोस्तों गिलहरी की तरह होता है। और वही बात करें कि दीमक के अनोखे दांतेदार दांत होते हैं।
दीमक के दांत इतने नुकीले होते हैं कि वे लकड़ी को भी खा सकते हैं। बिल्कुल,